अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। गाज़ा में तो इसराइली जारियत का सिलसिला जारी है, मगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस और गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिस पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, बल्कि अब इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका में भी इन इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। साथ ही इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी जो इसराइल के कट्टर हिमायती समझे जाते हैं, वो तक इन इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने पर मजबूर हो गए हैं। और 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हाथों फ़लस्तीनी निजात अमरीकी नौजवान के बेईमाना कत्ल के बाद इन तनक़ीदी आवाज़ों में मज़ीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे के एक गांव में इसराइली सेटलर्स ने 20 साला अमरीकी शहरी सैफ मसलत को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था, जो कि फ़लस्तीन में अपने अहले खाना से मिलने आए थे। जबकि इसी वाक़े में सैफ के दोस्त मोहम्मद शल्बी को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जबकि इस हवाले से खाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सैफ को इसराइली सेटलर्स ने उस वक्त बेदर्दी से पीट कर कत्ल कर दिया जब वो अपने ख़ानदानी अफराद से मिलने की कोशिश के अलावा अपनी ख़ानदानी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सेटलर्स चोरी करना चाह रहे थे। इस बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली सेटलर्स ने सैफ को 3 घंटे से ज़्यादा तक घेरे रखा और इस दौरान जब एम्बुलेंस और तिब्बी अमला उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो सेटलर्स के हजूम ने एम्बुलेंस को रोक दिया और सैफ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं देने दी। फिर जब सेटलर्स का हजूम वहाँ से हटा तो सैफ का छोटा भाई वहां पहुंचा और उसे एम्बुलेंस तक लेकर गया, मगर सैफ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इस वाक़े के बाद मीडिया पर सख्त तनकीद और सैफ के अहल खाना की जानिब से तहकीकात के मुतालबे के बाद इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने इसराइली इदारों से मुतालबा कर दिया था कि वो सैफ के कत्ल की तहकीकात करें। इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर ने मंगल को एक्स पर लिखा था कि उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी शहरी सैफ मसलत के कत्ल की जारहाना अंदाज में तहकीकात करे। सैफ सिंजील में अपने ख़ानदान से मिलने आया था, जहां उसे सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस मुजरिमाना और दहशत गर्दाना अमल पर जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए। अमरीकी फ़लस्तीनी शहरी सिर्फ 20 साल का था, लेकिन एक तरफ जहां माइक हकबी गैर मामूली तौर पर इसराइल से सेटलर वायलेंस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो मुसलसल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि बुध को एक गैर मामूली पेशरफ्त में उन्होंने नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल तक में शिरकत कर ली, जिस पर नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस सारी सूरत हाल में अब अमरीका के इंतहाई दाएं बाजू के मीडिया नेटवर्क्स पर भी इसराइली सेटलर्स के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं और इसराइली मीडिया भी इस गैर मामूली पेशरफ्त को रिपोर्ट कर रहा है। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी न्यूज़ चैनल वन अमेरिका न्यूज़ के एंकर और साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन मैट गेट्स, जो कि न सिर्फ सदर ट्रंप के कट्टर हामी रहे हैं, बल्कि ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर उन्हें अपनी नई इंतज़ामिया में अटॉर्नी जनरल तक नामज़द किया था। अपने स्कैंडल्स की वजह से वो बाद में इस नामजदगी से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने इसराइली सेटलर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि सैफ का कत्ल कोई अलग थलग सानेहा नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी बरादरियों पर इसराइली सेटलर्स के हमलों का एक तसलसल का हिस्सा है और ये सब इसराइली फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ में ही होता है, जिन्हें अमरीकी अवाम के टैक्सेस से फंडिंग दी जाती है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के पस मंज़र में मगरबी किनारे से एक और संगीन वाक़या सामने आया है। एक अमरीकी शहरी जो मगरबी किनारे में पुरअमन तौर पर अपने ख़ानदान से मिलने गया था, उसे इसराइली सेटलर्स ने कत्ल कर दिया। फ्लोरिडा में पैदा होने वाला 20 साला अमरीकी शहरी सैफ मुसल्लत सिंजील में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, जब एक हजूम ने उसे घेर लिया। 3 घंटे तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तिब्बी अमले तक को उसकी मदद करने से रोके रखा। इसी हमले में एक और फ़लस्तीनी मोहम्मद शलाबी को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े पर बात की। हम दुनिया में कहीं भी अपने तमाम शहरियों की हिफाजत करते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें नाहक कत्ल किया जाए। हम मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने कल देखा होगा, इसराइल में हमारे सफ़ीर हकाबी ने इसराइली हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस कत्ल की तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के बारे में वाज़ेह मालूमात फ़राहम करें।
इसराइली हुकाम वाकई तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिका के इसराइल में सफीर माइक हकाबी ने इस वाक़े को एक मुजरिमाना और दहशतगर्दाना हमला करार दिया और इसराइल से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन मकतूल अमरीकी शहरी के खानदान का कहना है कि वो इसराइल की ज़ेरे क़यादत तहकीकात नहीं चाहते, बल्कि अमरीका की तरफ से तहकीकात चाहते हैं। ऐसे में आखिर मगरबी किनारे में हो क्या रहा है? हम जानते हैं कि वहाँ के फ़लस्तीनी, ख़ास तौर पर सेक्शन सी में रहने वाले, जो इंतखाबात में वोट भी नहीं डाल सकते, वो बेकसूर लोग, हत्ता कि अमरीकी शहरी भी, बगैर किसी जुर्म के कत्ल किए जा रहे हैं। ये एक वीडियो है जिसमें एक फ़लस्तीनी शख्स जो इसराइली फ़ौजियों की वीडियो बना रहा होता है और अचानक उसे गोली मार दी जाती है। हकीकत ये है कि मगरबी किनारे में कोई एक वाक़या नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ पर इसराइली सेटलर्स के मुसलसल हमलों की एक कड़ी है, जिसमें घरों, फार्म्स और इंसानों को जलाना शामिल है। और ये सब कुछ इसराइली फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ में होता है, जिन्हें अमरीकी टैक्स दहंदगान के पैसों से फंड किया जाता है। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि इसराइल इन कातिलों को शाज़ो नादिर ही इंसाफ के कटहरे में लाता है। सिर्फ 2022 से अब तक 8 अमरीकी शहरियों के कत्ल के केसेस हल नहीं हो सके, जिनमें फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी सहाफ़ी शीरी अबू आकले शामिल हैं, जिन्हें जनीन में इसराइली फोर्सेस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसी तरह तुर्क निज़ाद अमरीकी एक्टिविस्ट आयशे नूर इस्की, जिन्हें बेदिया में मुजाहिरों के दौरान इसराइली फोर्सेस ने गोली मार दी। इन तमाम अमवात को गलती या गैर इरादी करार देकर किसी पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, न ही किसी को सजा दी गई। लेकिन किसी को 3 घंटे तक घेर कर मारना, ये कैसे गलती या गैर इरादी हो सकता है? अब सवाल ये है कि जब अमरीकी हुक्काम इस दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? वाज़ेह है कि ये इसराइली सेटलर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद का पहला वाक़या नहीं है और हालिया दिनों में ऐसे वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से तफसीलात भी जारी की थी। अल जज़ीरा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने कहा कि हालिया हफ्तों में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर हमलों और उनकी हरासानी में इजाफा कर दिया है। जनेवा में मंगल को सहाफ़ियों से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर की तर्जुमान सिमेन अल ख़तीब ने कहा कि इस तशद्दुद में सैकड़ों घरों की मसमारी, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और मज़ीद ज़मीनों पर कब्ज़े शामिल हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने यह वार्निंग ऐसे वक्त में जारी की जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अम्वात की तादाद 1000 के करीब पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और सेटलर्स के हाथों कम अज़ कम 964 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि इसी अरसे में इसराइल ने कम अज़ कम 2907 घरों को मस्मार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की ये वार्निंग 11 जुलाई को 20 साला अमरीकी शहरी सैफुल्लाह मसलत के कत्ल के बाद सामने आई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे ने मज़ीद बताया कि रवा साल जनवरी से अब तक फ़लस्तीनियों या उनकी अमलाक पर इसराइली सेटलर्स के 757 हमले हो चुके हैं, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 13% ज़्यादा है। इदारे ने मज़ीद बताया कि जनवरी में इसराइल ने मगरबी किनारे में एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन आयरन वॉल के नाम से शुरू किया, जिसके नतीजे में 30,000 फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इसराइली फोर्सेस पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चला रही है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जनीन, तुलकरम और नूर शम्स के पनाहगज़ीन कैंपों में अपने घरों को वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली सेटलर्स और फोर्सेस की बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से फ़लस्तीनी इस कदर खौफज़दा हो चुके हैं कि हेब्रोन के पुराने शहर समेत कई इलाकों में उन्होंने अपनी खिड़कियों पर खारदार तारे लगाकर अपने घरों को पिंजरे जैसा बना लिया है ताकि ख़ुद को महफूज रख सकें। रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है कि हेब्रोन की रिहायशी अरीद जब्बारी ने अल जज़ीरा को बताया कि हिफाजती खारदार तारों के बावजूद उनका ख़ानदान ख़ुद को महफूज नहीं समझता। उनके मुताबिक खारदार तार हमें उन तारों से नहीं बचा सकती जो इसराइली सेटलर्स हम पर फेंकते हैं, और ना ही उन गोलियों और आंसू गैस से जो इसराइली फोर्सेस अक्सर फायर करती हैं। हेब्रोन के कुछ इलाके इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं, जहाँ तकरीबन 35,000 फ़लस्तीनी और 700 इसराइली सेटलर्स रहते हैं। अरीद जब्बारी ने मज़ीद बताया कि जब उन्होंने एक हमले को दस्तावेजी शक्ल देने की कोशिश की तो इसराइली फोर्सेस उनके घर में घुस आई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और उनका कैमरा और मेमोरी कार्ड जब्त कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में अक्सर ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया है जो गैर ज़रूरी या हद से ज़्यादा था, यहाँ तक कि उन फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भी जिनसे किसी किस्म के फ़ौरी ख़तरे का सामना नहीं था। जैसे जनवरी में
जनीन के एक गांव में इसराइली फोर्सेस ने एक घर के अंदर घुसकर एक 2 साला बच्ची को सर पर गोली मार दी थी। इसी तरह 3 जुलाई को 61 साला वलीद बदीर को इसराइली फोर्सेस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया जब वो नमाज पढ़कर साइकिल पर अपने घर वापस जा रहे थे और नूर शम्स कैंप के करीब से गुजर रहे थे। जबकि जून में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया था कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने के सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान नसमीन अल-खतीब ने कहा कि इसराइल एक काबिज़ ताकत के तौर पर फ़लस्तीनियों को सेटलर्स के हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पाबंद है। इसी तरह पीर को मकबूजा मगरबी किनारे के ईसाई अक्सरियती कस्बे तैयबा के दौरे के दौरान 20 से ज़्यादा ममालिक के आला चर्च रहनुमाओं और सिफारतकारों ने भी हालिया हमलों के बाद इसराइली सेटलर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया था। लेकिन इसराइली हुकूमत ऐसे वाक़यात में मुलव्वस सेटलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और सेटलर्स के ख़िलाफ़ केस को दबा देती है। हाल ही में एक इसराइली अखबार के इंकशाफ के बाद इसराइली पुलिस को सेटलर्स के ख़िलाफ़ तहकीकात दोबारा शुरू करना पड़ी थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली पुलिस ने हाल ही में एक इसराइली पीस एक्टिविस्ट पर मगरबी किनारे में होने वाले सेटलर्स के हमले की तहकीकात दोबारा शुरू कर दी है। ये इक़दाम उस वक्त किया गया जब इसराइली अखबार हारेड्स की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने ये केस बंद कर दिया था। इसराइली पुलिस का कहना था कि वो हमलावरों की शनाख्त करने में नाकाम रही। हालांकि मुतासरा शख्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को काफ़ी सबूत फराहम किए थे, जिनमें एक हमलावर का नाम भी शामिल था। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद की तहकीकात में इसराइली कानून नाफिज करने वाले इदारे संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इंसानी हुकूक की इसराइली तंजीम यशदिन के मुताबिक 2005 से 2024 तक इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद के 94% केसेस में कोई फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं की गई। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली पुलिस के वेस्ट बैंक डिवीज़न के सरबराह के ख़िलाफ़ उस वक्त तहकीकात की जा रही है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद के केस को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ा रहे थे ताकि दाएँ बाजू के सख्त गिर कौमी सलामती के वज़ीर बेन गोयर की खुशनुदी हासिल की जा सके, जिनकी वजारत पुलिस की निगरानी करती है। अगरचे इस कमांडर को इब्तदाई तौर पर उसके ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन गुज़श्ता माह इसराइल के पुलिस कमिश्नर ने हुक्म दिया कि इसे दोबारा काम पर वापस आने दिया जाए। हारेड्स की रिपोर्ट में जब इस बात का इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने तहकीकात बंद कर दी थी, तो उसके बाद पुलिस ने अखबार को इतला दी कि उन्होंने केस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है ताकि मुश्तबा अफराद को तलाश किया जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। फ़लस्तीन में होने वाले इन ज़ालिमाना इक़दामात पर न सिर्फ इसराइल के अंदर से बल्कि आलमी सतह पर भी नेतन्याहू की हिमायत में मुसलसल कमी आ रही है और अहम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से उनकी हिकमत अमली पर तनकीद के बाद अब इसराइल के हामी यहूदी फ़नकार भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमरीकी यहूदी अदाकार मैंडी पेटिनकिन ने इसराइली क़यादत पर शदीद तनकीद की और उन्होंने गज़ा में होने वाले इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए नेतन्याहू को दुनिया भर के यहूदियों के लिए ख़तरा करार दे दिया। I ask Jews all over the world. मैं दुनिया भर के यहूदियों से गुजारिश करता हूं कि वो गौर करें कि ये शख्स नेतन्याहू और इसकी दाएं बाजू की हुकूमत यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में क्या कर रही है, जो न सिर्फ रियासत इसराइल को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि वो पूरी दुनिया में यहूदी आबादी को भी खतरे में डाल रहे हैं। नेतन्याहू सबसे बड़ा खतरा है। ये सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद की बात नहीं बल्कि ये एक तवील अरसे से जारी गहरी परेशानी की सूरत हाल है। ये देखें कि क्या हो रहा है, यहूदी कैसे ये होने दे रहे हैं। गजा में बच्चों और हर उम्र के आम शहरियों के साथ ये कुछ हो रहा है, चाहे इसकी कोई भी वजह हो। ये ना सिर्फ नाकाबिले कबूल है बल्कि नाकाबिले तसव्वुर भी है। और मैं दुनिया भर के यहूदियों से कहता हूँ कि कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें और सोचें कि ये क्या काबिले कबूल है, क्या काबिले बर्दाश्त है। कैसे सब कुछ आपके साथ और आपके आबा अजदाद के साथ हुआ और अब आप ये सब किसी और के साथ कर रहे हैं। To someone else. दूसरी जानिब गाज़ा में भी इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं। आज इसराइली फोर्सेस ने अल-मवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए कायम टेंट्स को एक बार फिर निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 5 अफराद शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि आज सुबह से अब तक कम से कम 26 फ़लस्तीनी गाज़ा में इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद थे। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने मतनाज़ तौर पर गाज़ा के शहर रफ़ा में तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनियों को कैंप्स में रखने का ऐलान किया था। इसराइल जिस मकाम पर फ़लस्तीनियों को मुबैना तौर पर बेदखल करने का मंसूबा बना रहा है, वो मकाम पहले से ही तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह है। इस हवाले से अल जज़ीरा की डिजिटल तहकीकाती टीम ने रफ़ा में सेटेलाइट डेटा से तबाही का जायज़ा लिया है, जिसमें कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं जो मुमकिन तौर पर इसराइली मंसूबे का हिस्सा हैं।
इसराइल की गजा पर हमलों ने तबाही और मलबे को वहाँ के मंजरनामे का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया है। जनूबी इलाके रफ़ाह को ख़ास तौर पर शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन इस बर्बादी के दरमियान एक और बात भी नुमायाँ हुई है। अल जज़ीरा की डिजिटल तहकीकाती टीम ने सेटेलाइट डाटा का जायज़ा लिया ताकि रफ़ाह में तबाही की मुकम्मल तस्वीर सामने लाई जा सके। इस जायज़े में कुछ गैर मामूली चीज़ें भी सामने आईं। चंद स्कूल और तिब्बी मराकज़ अब भी अपनी जगह पर कायम हैं, गोया इसराइली हमलों से महफूज रहे हों। सवाल यह है कि क्या इन इमारतों को जानबूझकर छोड़ा गया है, और अगर ऐसा है तो क्यों? चलिए पहले ये देखते हैं कि रफ़ाह में तबाही किस हद तक हुई है। ये नक्शा बताता है कि सिर्फ 4 अप्रैल से 4 जुलाई 2025 के दरमियान इमारतों को गिराने में कितनी तेज़ी आई। टीम ने अंदाज़ा लगाया कि इस अरसे में इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 12,800 इमारतें तबाह की। मज़ीद तज्ज़िया इस बर्बादी की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। ये एक मोहल्ला है 3 अप्रैल 2025 की हालत में, और फिर 4 जुलाई को जब इसराइल ने इसे मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। करीब से देखने पर यह वाज़ेह होता है कि कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं, जबकि आसपास सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका है। इन इमारतों में कई स्कूल और एक हेल्थ सेंटर शामिल हैं जो बज़ाहिर जानबूझकर सलामत रखे गए। अब चलते हैं तल सुल्तान नामी इलाके की तरफ। इसकी तस्वीर 3 अप्रैल की है और फिर 4 जुलाई की, जब वहाँ की हालत बदल चुकी थी। लेकिन तल सुल्तान को भी मुकम्मल तौर पर नहीं गिराया गया। करीब से देखने पर मालूम होता है कि वहाँ अब भी 2 स्कूल और एक तिब्बी मरकज़ सलामत है। टीम ने रफ़ाह में 39 स्कूलों, 1 यूनिवर्सिटी और 8 तिब्बी मराकज़ की शनाख्त की है जो अब भी कायम हैं। जंग के आगाज़ से ही गज़ा के स्कूलों और तिब्बी मराकज़ को हंगामी पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ बेघर फ़लस्तीनियों को रखा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर ऐसी पनाहगाह में औसतन 12,000 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं, जो उनकी गुंजाइश से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि वो 40 तालीमी इदारे जिनकी निशानदही की गई मजमूई तौर पर तकरीबन 5 लाख फ़लस्तीनियों को पनाह देने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे अभी ये वाज़ेह नहीं है कि रफ़ाह की ये इमारतें क्यों महफूज हैं, लेकिन कुछ शवाहिद बताते हैं कि शायद इन्हें मुस्तक़बिल में इस्तेमाल के लिए बचाया गया हो। मुमकिन है कि ये इमारतें किसी नई आबादकारी या मुंतकली के मंसूबे का हिस्सा हों। 7 जुलाई को इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया कि रफ़ाह में एक इंसानी जोन कायम किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत इब्तिदाई तौर पर 6 लाख फ़लस्तीनियों को इस नए इलाके में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उन्हें महदूद रखा जाएगा और बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बिलाखिर इसराइली हुकूमत का इरादा है कि गज़ा की पूरी आबादी को इस जोन में मुंतकिल कर दिया जाए। इंसानी हुकूक के एक इसराइली वकील ने इस मंसूबे को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि गज़ा के अवाम पर इतनी ज़बरदस्ती की जा रही है कि उनकी नकल मकानी को कानूनी तौर पर रज़ाकाराना नहीं कहा जा सकता। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के इस ऐलान से पहले 7 जुलाई को ही खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें गज़ा में बड़े पैमाने पर कैंप बनाने की तजवीज़ का जिक्र था। ये मनसूबा GHF नामी एक अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता तंजीम से जोड़ा गया। अगरचे GHF ने इस तजवीज़ से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की, लेकिन रॉयटर्स ने एक दस्तावेज़ देखी है जिसके सरवर्क पर इसी तंजीम का नाम मौजूद है। इस पूरी जंग के दौरान इसराइल मुसलसल ये दावा करता रहा है कि फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना उसका मकसद नहीं है। तहम सेटेलाइट तस्वीर और इन मखसूस इमारतों का महफूज रहना इस बयानी पर सवाल उठाता है। ये सब एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली की तरफ इशारा करते हैं, जिससे इसराइली फ़ौज के असल इरादों पर संजीदा सवालात उठते हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी ले आई है। मुसलमानों के घर मस्मार किए गए, उन्हें ज़बरदस्ती घरों से उठाकर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से आलमी मीडिया भी मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसन शाह को भारतीय पुलिस ने अप्रैल के आखिर में मगरबी भारत के एक शहर में उनके बिस्तर से घसीट कर उठाया। बाद में हसन ने बताया कि पुलिस ने उनके हाथ रस्सी से बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और एक कश्ती में बिठाकर बांग्लादेश की तरफ रवाना कर दिया। हसन शाह ने मजीद बताया कि 3 दिन समंदर में सफ़र करने के बाद पुलिस ने उन्हें कश्ती के किनारे खड़ा कर दिया, लाइफ जैकेट पहनाई, हाथों की रस्सी खोली, आंखों से पट्टी हटाई और बंदूक तानकर आखिरी हुक्म दिया कि पानी में छलांग लगा दो, अगर पीछे देखा तो गोली मार देंगे। फिर वो तैरते हुए किनारे तक पहुंचे, जहां बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें उठाकर जनूब मगरबी शहर सतखीरा पहुंचाया। बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड्स ने भी इस बात की तस्दीक की है। हसन शाह ने मजीद बताया कि जब पुलिस ने उन्हें भारतीय शहर सूरत में गिरफ्तार किया तो उनकी शहरियत की तमाम दस्तावेज़ात छीन ली गई।
रिपोर्ट के मुताबिक अब हसन एक अजनबी मुल्क में बेयारो मददगार हैं और अपनी बीवी और 4 बच्चों से दूर एक बेवतन शख्स हैं। उनके बीवी और बच्चे जो उनकी मामूली आमदनी पर गुजारा करते हैं। हसन ने बताया कि ये उनका घर नहीं, उन्हें वापस भारत जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हसन शाह उन हज़ारों अफराद में से एक हैं जिनकी ज़िंदगियाँ उस वक्त से बर्बाद हो गईं जब अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में होने वाले हमले में 26 अफराद मारे गए। हमले के बाद भारत भर में फ़िरका वाराना कशीदगी फैल गई तो गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने ऐलान किया कि हर दरअंदाज को निकाल बाहर किया जाएगा। अफसरान को हुक्म दिया गया कि वो उन बस्तियों पर छापे मारें जहां ज़्यादातर मुसलमान मजदूर आबाद हैं। गिरफ्तार होने वालों में से ज़्यादातर को बांग्लादेशी गैर कानूनी तारिकीन वतन करार दे दिया गया और कौमी सलामती के लिए ख़तरा कहा गया। अगरचे कुछ अफराद वाकई बग़ैर कानूनी हैसियत के थे, मगर कुछ लोगों के अहले खाना के मुताबिक बहुत से ऐसे भी थे जो भारतीय शहरी थे या दहाइयों से कानूनी तौर पर भारत में मुकीम थे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि हसन शाह ने बताया कि उनकी पैदाइश गुजरात में हुई और उनका ख़ानदान बांग्लादेश से नहीं बल्कि भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखता है। उनकी वालदा ने उनके 2 शनाख्ती कार्ड्स, वोटर लिस्ट में इंदराज और निकाहनामा की कॉपियाँ फराहम की। वॉशिंगटन पोस्ट ने तस्दीक की है कि हसन शाह भारतीय वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। हसन ने बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन जो कि शनाख्ती कार्ड की तौसीक के लिए दरकार होता है, पुलिस ने जब्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुसलमानों को डिपोर्ट करने वाली इस मुहिम में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घरों को गिराया गया, लोगों को बगैर वजह के हिरासत में लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और कानूनी अमल का कोई लिहाज नहीं रखा गया। ये तमाम बातें बांग्लादेशी हुकाम, 50 से ज़्यादा मुतासरीन और हुकूमती डेटा, अदालती दस्तावेज़ात और वीडियोज़ की तहकीकात से सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की क़यादत में शुरू होने वाले इस क्रैकडाउन को मकामी रहनुमाओं ने सराहा और अदालतों ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और ये क्रैकडाउन सबसे ज़्यादा भारतीय रियासत आसाम और गुजरात में देखा गया, जहां हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को मिलने वाले खुफिया बांग्लादेशी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 मई से 3 जुलाई के दरमियान भारत से 1880 अफराद को बांग्लादेश भेजा गया। एक और दस्तावेज़ के मुताबिक 7 मई से 17 जून तक 110 ऐसे अफराद को बांग्लादेशी बॉर्डर एहलकारों ने वापस भारत भेजा जो दरअसल भारतीय शहरी थे। ये वाज़े नहीं हो सका कि कितने अफराद ने भारतीय शहरियत या रिहाइश का दावा किया, लेकिन उनके पास सबूत मौजूद नहीं थे। 11 अफराद ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि उन्हें अपने कानूनी कागजात पेश करने का कोई मौका दिए बगैर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों ने कहा कि असल शनाख्ती दस्तावेज़ात पुलिस ने छापों के दौरान ले ली और बाद में फराहम करदा नकूल को हुकाम ने जाली करार दे दिया। भारत में बांग्लादेशी सिफारतखाने के मुताबिक बांग्लादेशी हुकाम ने भारत को कई सिफारती खतूत भेजे हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत जारी है। भारत की वजारत खारजा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। इंसानी हकूक़ के माहिर और लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में कानून के लेक्चरर मोहसिन आलम भट्ट का कहना है कि ये सिर्फ शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि वाज़े तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक 1947 में आज़ादी के बाद से भारत के मुसलमानों को मुसलसल इम्तियाजी सलूक, नफ़रत और तशद्दुद का सामना रहा है, जबकि मुसलमान भारतीय आबादी का तकरीबन 15% है। इन पर अक्सर मुल्क दुश्मन, दरअंदाज और दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर पकड़ धकड़ की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, जो सख्त गिर हिंदू कौम परस्ती का गढ़ है, जहाँ से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, वहाँ के वज़ीर दाखिला संघवी ने पहलगाम हमले के बाद ऐलान किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में किसी भी मुल्क का गैर कानूनी तारिक वतन गुजरात में नहीं रह सकता। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बताया कि अप्रैल के आखिर में अहमदाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके चंडोला लेक में छापे के दौरान 890 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 219 ख़वातीन और 214 बच्चे थे। कई वीडियोज़ और बयानात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को तपती धूप में घंटों पैदल चलवाकर थाने ले जाया गया और न्यूज़ चैनल्स ने इसकी फिल्म बंदी की, जिनमें से ज़्यादातर को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि कितने लोगों को मुल्क बदर किया गया। गुजरात के वज़ीर दाखिला ने पुलिस की इस कार्रवाई को तारीखी कार्रवाई करार दिया। फिर उसके बाद अगले 2 हफ्तों में अहमदाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंडोला लेक में 12,500 के करीब घर मस्मार किए, जिससे हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए। रियासती हुकाम ने गुजरात की हाई कोर्ट में दलील दी कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाली करवाना ज़रूरी था। अदालत ने इन दलाइल की बुनियाद पर ये मकानात गिराए जाने की इजाज़त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक
यूनुस खान पठान नामी एक मुसलमान मजदूर को इस छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें गर्मी में इतना चलाया गया कि उनके पाँव जलने लगे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका घर गिरा दिया गया। यूनुस ने कहा कि उनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि साबित करो कि वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कसूर सिर्फ उनका मुसलमान नाम है। कार्रवाई के दौरान कितने लोग वाकई गैर कानूनी थे, इस पर ताहाल वजाहत नहीं आ सकी है। इंसानी हुकूक के कारकुनान के मुताबिक ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 50 थी, मगर बेशतर लोग बोलने से डरते हैं कि कहीं मुल्क दुश्मन ना कहलाए जाए। PUCL गुजरात के जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद नफीस ने कहा है कि आम राय यही है कि मुसलमानों को काबू में रखा जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस और गुजरात पुलिस ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल अब्दुर्रहमान ने बताया कि 26 अप्रैल को उन्हें उनके बिस्तर से उठाकर ले जाया गया। पुलिस के पास ना कोई वारंट था, ना ही कोई वजह बताई गई। जेल में 15 दिन के दौरान पुलिस ने उन्हें चमड़े की बेल्ट से पीटा और मजबूर किया कि वो खुद को बांग्लादेशी माने। इब्तदा में उन्होंने इनकार किया, लेकिन तशद्दुद के आगे मजबूर हो गए। अब्दुर्रहमान के मुताबिक उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर हवाई जहाज़ में और फिर बदबूदार कश्ती में ले जाया गया। 3 दिन के सफ़र में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोहे के पाइप और तारों से उन्हें मारा। उनके जिस्म पर स्याह धब्बे आज भी मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा कि उन्होंने उन पर बहुत तशद्दुद किया। उन्हें लगा कि सब मर जाएंगे। हसन शाह की तरह अब्दुर्रहमान को भी लाइफ जैकेट पहनाई गई और कश्ती से धक्का दे दिया गया। दोनों ने बताया कि वो तकरीबन 10 मिनट तक तैरकर सुंदरबन के साहिल तक पहुंचे, जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान वाक़े दलदली जंगली इलाका है। दोनों अफराद ने मोबाइल टावर की रोशनियों की तरफ चलना शुरू कर दिया और रास्ते में मकामी लोगों ने बांग्लादेशी हुकाम को इतला दी, जिन्होंने उन्हें उठाकर सतखीरा पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये कैसे साबित करें कि वो भारतीय शहरी हैं, जबकि उनकी असल दस्तावेज़ात पुलिस ने तबाह कर दी हैं। अब्दुर्रहमान के वालिद ने उनके शनाख्ती कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपियाँ दी, जिसमें पैदाइश अहमदाबाद दर्ज है। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनकी दोनों दस्तावेज़ात की तस्दीक की। एटलांटिक काउंसिल की सीनियर फेलो रोदुबा शाहिद का कहना है कि चाहे ये लोग शहरी हों या ना हों, उन्हें बगैर किसी मुआहदे और कानूनी कार्रवाई के जबरी तौर पर मुल्क बदर करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। जबरी गिरफ्तारियाँ, मकानात की मसमारी, तशद्दुद और मुल्क बदरी से ये बात वाज़ेह हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप एक पूरी कौम को गायब करना चाहते हैं। इसे बयान करने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हर बार लोगों को समंदर के रास्ते नहीं भेजा जाता। जब भारत ज़मीन के रास्ते लोगों को बांग्लादेश की शुमाली सरहद के पार धकेलना चाहता है तो रात को बॉर्डर की फ्लड लाइट्स बंद कर देता है, जैसा कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मेहदी इमाम ने बताया कि अंधेरे में भारतीय फ़ौजी कैदियों को कहते हैं कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान 150 गज के मैदान को अबूर करके चले जाएँ। भारतीय बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेशी एहलकारों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल होता है। किसी को जंगल में छोड़ देना गैर कानूनी है। दोनों मुल्कों के दरमियान शहरियत की तस्दीक का बाज़ाबिता तरीक़ेकार मौजूद है। मेहदी इमाम ने बताया कि 72 साला खातून को 28 मई को इसी सरहदी इलाके में लाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट को मिलने वाली एक वीडियो में एक खातून को नीली साड़ी में ज़मीन पर गिरकर भारतीय एहलकारों से फरियाद करते देखा जा सकता है और वो कहती हैं कि उनकी सिर्फ एक जान है। वो आसाम की रिहायशी और सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी है और उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात उनके घर पर मौजूद हैं। मेहदी इमाम के मुताबिक बिलाखिर भारत ने उसी दिन उन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसके बाद उनके अहल खाना को उनका कुछ पता नहीं चला। उनके बेटे अब्दुल सुभान ने कहा कि वो रोज़ाना पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ़ोन करते हैं, मगर यही जवाब मिलता है कि उनका कुछ पता नहीं। अब उन्हें नहीं पता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। इसके अलावा बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय हुकाम मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश धकेल रहे हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय तहकीकाती इदारे की इब्तदाई रिपोर्ट के बाद सामने आने वाली बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारों की रिपोर्ट्स में हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाली जा रही है, मगर भारत में पायलट्स की तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और वो इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद अब रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एयर इंडिया के तैयारे के पायलट ने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि तैयारे के कैप्टन ने इंजन्स को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी थी। ये बात एक ऐसे ज़रिए ने बताई जो अमरीकी हुकाम की इब्तदाई जांच से आगाह थे।
नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया कि बोइंग 787 पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर के पास कंट्रोल था और उन्होंने कैप्टन से पूछा कि फ्यूल स्विचेस क्यों इस पोजीशन पर मुंतकिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हो गई और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने दरख्वास्त की कि फ्यूल की फराहमी बहाल कर दें। रॉयटर्स के मुताबिक ये अमरीकी जांच किसी बाज़ाब्ता दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं है और हादसे की असल वजह अब भी ज़ेरे तफ्तीश है। कॉकपिट की वीडियो मौजूद नहीं जो ये साबित कर सके कि स्विच केस पायलट ने तब्दील किए, लेकिन गुफ्तगू से मिलने वाले शवाहिद कैप्टन की तरफ इशारा करते हैं। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में फ्यूल स्विच कट ऑफ करने की जिम्मेदारी जहाज़ के कप्तान पर डाली थी और जब से भारतीय तहकीकाती इदारे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, भारत में बहस छिड़ गई है कि फ्यूल स्विचेस कट ऑफ किसने किए, पायलट्स ने किए या फिर ये फ़नी खराबी की वजह से सब कुछ हुआ। भारत में एविएशन के माहिरीन और पायलट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर सवालात उठा रहे हैं। Now the report says the fuel control switches transitioned. Also, that led to a confusion state between the pilots. That is what this particular report is trying to say, that there is a challenge and response happening between the both of these pilots. One is questioning the other. There is some kind of a confusion. There is a breakdown of CRM. This is one term which is commonly used in aviation. उसको मद्देनज़र रख के अगर वो स्विचेस उन्होंने उसको रन और कट ऑफ दो मोड्स हैं उसमें, अगर उसमें उन्होंने चेंजेस करे हैं, दैट माइट बी, मेरे को ऐसा लगता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फेलियर विच हैपेंड इन दिस एयरक्राफ्ट. Being senior pilots and also with a knee-jerk reaction, we can call this, they must have used these switches to regain the power back of this aircraft, or this might be some kind of a startle effect, which is another human factor term in aviation. If he has taken an action deliberately, or if there is some kind of an issue which happened in this Boeing 787 machine, which led to these engines in the cutoff position. But having said that, this particular switch has a locking mechanism. अगर वो लॉकिंग मैकेनिज्म से कोई दिक्कत हो गई है इस स्विच में एंड दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर स्विच गोइंग इन द कट ऑफ पोजिशन, then I'm sorry, the pilots were also very helpless because time is very critical. This was a very critical moment take off के समय. I once again reiterate. मैं एक बार फिर वाज़े तौर पर कहता हूँ कि असल मसला इलेक्ट्रिकल खराबी है और यही इस हादसे की बुनियाद मालूम होती है। इस वाक़े को आपको 17 जनवरी 2019 को पेश आने वाले अना एयरलाइंस की प्रवास NH985 के वाक़े से जरूर जोड़कर देखना चाहिए, जो टोक्यो से ओसाका जा रही थी। उस वक्त लैंडिंग के दौरान जैसे ही पायलट ने थर्स्ट रिवर्सेस का इंतखाब किया, दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को छुआ तक नहीं था। ये वाक़े वाज़े तौर पर TCMA यानी थर्स्ट कंट्रोल मैलफंक्शन असेंबली की खराबी की एक और मिसाल है। जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि TCMA सिस्टम की मुकम्मल और बारीक बीनी से जांच की जाए। बदकिस्मती से बोइंग ने ताहाल इस मसले पर कोई संजीदा कदम नहीं उठाया और न ही कोई ऐसा हिदायतनामा जारी किया है जिसके तहत TCMA फाल की जाँच लाजिम करार दी जाए। हैरत की बात यह है कि AIB यानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट अमेरिका में अफशा हो रही है और यही बात हम सब के लिए भारत में एक बड़ी तशवीश का बाइस है, क्योंकि ये इदारा भारतीय हुकूमत के मातहत एक खुद मुख्तार इदारा है। लेकिन इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट जर्नल को इस रिपोर्ट की उन तफसीलात का इल्म है जो न हमें भारत में मालूम है, न हमारे पार्लियामेंट को मालूम है और न ही सिविल एविएशन की वजारत को। जहाँ तक बात है इन स्विचेस और थ्रस्ट क्वाड्रेंट की तब्दीली की जो 2023 और 2019 में की गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उन पुर्जों या उनकी जांच में कोई खराबी थी। आखिरकार ये एक मशीन है और मशीनों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि चाहे आप जांच कर लें, फिर भी किसी भी परवाज में, किसी भी वक्त, किसी भी जगह कोई मसला पैदा हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस तैयारी के मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम में किसी मुमकिन खराबी को ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने दीगर बोइंग तैयारों की स्विचेस की भी जांच पड़ताल की है। गार्डियन के मुताबिक एयर इंडिया ने गुज़श्ता माह होने वाले हादसे के बाद अपने दीगर बोइंग तैयारों के फ्यूल स्विचेस में कोई फ़नी खराबी नहीं पाई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारा बनाने वाली कंपनी बोइंग के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। इसके बावजूद जब रिपोर्ट जारी हुई तो एयर इंडिया ने एहतियाती तौर पर अपने तमाम बोइंग तैयारों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉकिंग मैकेनिज्म का मुआयना करवाने का हुक्म दिया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो परवास के दौरान हादसाती तौर पर बंद ना हो सके। जुमेरात को एयर इंडिया के एक एहलकार ने तस्दीक की कि तमाम मुआयने मुकम्मल हो गए हैं और कोई मसला नहीं मिला।
गार्डियन ने मजीद बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम की इब्तदाई जांच से पता चलता है कि तफ्तीशकारों की तवज्जो जहाज़ के पायलट के इक़दामात पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिन ज़राए का हवाला दिया वो ये नहीं बताते कि पायलट का कदम जानबूझकर था या हादसाती तौर पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सोर्सेस के नाम नहीं बताए जिनके उसने इंटरव्यूज़ किए, और भारतीय हुकाम ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में किसी फॉल्ट का नहीं बताया। भारतीय इब्तदाई रिपोर्ट में पायलट और फर्स्ट ऑफिसर की बातचीत बताई गई है, मगर कौन सी बात किसने कही उसका नहीं बताया गया। कॉकपिट में होने वाली बहस की ट्रांसक्रिप्शन अभी तक जारी नहीं की गई। फ्यूल स्विचेस चंद सेकंड्स बाद दोबारा ऑन किए गए और एक इंजन ने दोबारा काम शुरू किया, मगर ये तैयारे की रफ्तार बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं था। तैयारे ने मेडे का पैगाम भेजा और सिर्फ 32 सेकंड बाद ज़मीन से टकरा गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ पायलट्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये पायलट पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश है। रिपोर्ट के बाद भारत के सिविल एविएशन के मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि लोगों को जल्दबाजी में नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पायलट्स की फलाह बहबूद का मामला है। 2 पायलट यूनियंस ने भी पायलट की गलती या अमल को हादसे का सबब करार देने को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि इन्वेस्टिगेटर्स तैयारे में पहले से किसी तकनीकी ख़राबी का भी जायज़ा ले रहे हैं ताकि फ्यूल कंट्रोल स्विच की अनकमांडेड ट्रांजिशन के इम्कान को देखा जा सके। गार्डियन के मुताबिक मरने वाले मुसाफिरों के लवाहकीन ने इब्तदाई रिपोर्ट को मुबहम और गैर वाज़ेह करार देते हुए नाराज़गी का इजहार किया है। रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने अमले को भेजी गई ईमेल में तस्लीम किया है कि रिपोर्ट ने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए हैं, मगर अमले से कहा है कि तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसीलिए कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ करने से गुरेज करें। भारतीय तैयारे के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद BBC ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक अब तक जारी की जाने वाली मालूमात की बुनियाद पर कुछ अफराद ने मीडिया में और ऑनलाइन दावे किए कि यह हादसा दोनों में से एक पायलट की जानिब से किए गए इक़दाम की वजह से पेश आया। इन दावों पर इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। एसोसिएशन ने मुतनब्बे किया कि नामुकम्मल या इब्तदाई मालूमात की बिना पर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बल्कि इस हादसे में मुतासर होने वाले और उनके अहल खाना के लिए भी इंतहाई गैर हसास रवैया है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने मज़ीद कहा कि शवाहिद की अदम मौजूदगी में ये तासुर देना कि पायलट ने खुदकुशी की है, रिपोर्टिंग की अखलाकी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी है। एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन की जानिब से अमले को भेजे गए एक मेमो में भी ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाया गया है और कबल अज़ वक्त नताइज अखज़ करने से ख़बरदार किया गया। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक पायलट ने बताया कि उन्होंने अभी हमें वही बताया है जो वो हमें बताना चाहते हैं और वो छुपाया है जो वो बताना नहीं चाहते। उनका कहना था कि ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट है। रिपोर्ट पर फ़िलहाल सबसे बड़ी तनकीद ये है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हासिल होने वाली गुफ्तगू की ट्रांसक्रिप्ट मुहैया नहीं की गई। इस ट्रांसक्रिप्ट से पायलट्स के दरमियान फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के बारे में होने वाली बातचीत का सायाको सबक समझने में मदद मिल सकती है। एरोनॉटिकल तज्ज़ियाकार बेवन फहम का कहना है कि पहले स्विच को 10 सेकंड बाद दोबारा नॉर्मल परवाज़ की पोजीशन पर लाया गया, जिससे इंजन दोबारा स्टार्ट होने का अमल शुरू हुआ। उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक इंजीनियरिंग ज़रिए ने कहा है कि ये रिपोर्ट इंतहाई सिलेक्टिव है और इस बारे में कोई तफसीली मालूमात नहीं दी गई कि स्विच पलटने से पहले इंजन किस हालत में था। दस्तावेज़ में कहा गया है कि इंजन की रफ्तार टेक ऑफ के बाद कम होना शुरू हो गई थी क्योंकि इंजन को फ्यूल की फराहमी मुनक़ता हो गई थी। उनका कहना है कि ये बहुत अहम है क्योंकि पायलट्स को तरबियत दी जाती है कि अगर जहाज़ का कोई इंजन ताकत खोने लगे तो वो फ्यूल स्विच को कट ऑफ करके दोबारा ऑन करें ताकि इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। बरतानिया में फ़ज़ाई हादसात के साबिक तफ्तीशकार टिम एटकिंसन का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट पढ़कर बहुत मायूसी हुई, जो चंद अहम हक़ाइक़ को तो बयान करती है लेकिन इससे ज़्यादा सवालात पैदा करती है। रिपोर्ट का एक और अंश जो तनाज़े का बाइस बन रहा है वो 2018 में अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की जानिब से जारी किए गए एक सेफ्टी बुलेटिन का हवाला है। इस मरासले में FAA ने मुतनब्बे किया कि कुछ बोइंग 737 मॉडल्स में फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को लॉकिंग फीचर मुनक़ता करके इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से हादसाती तौर पर फ्यूल स्विचेस के खुलने बंद होने का इम्कान था। तमाम अमरीकी तहकीकाती इदारे का कहना है कि उनके ख्याल में ये फ़ीचर ना होना जहाज़ को गैर महफूज नहीं बनाता। FAA ने बोइंग मॉडल्स के ऑपरेटर्स को फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के लॉकिंग फ़ीचर का मुआयना करने की तजवीज़ दी थी। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया ने इस तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया था। इस बात ने क़यास आराइयों को जन्म दिया है कि ऐसा मुमकिन है कि हादसा स्विचेस के इत्तफ़ाक़ी तौर पर पलट जाने के सबब पेश आया हो
इसके अलावा इंजीनियरिंग ज़राए ने इस बात की भी निशानदही की है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2 मरतबा तब्दील किया जा चुका था। आखिरी मरतबा थ्रॉटल को हादसे से 2 साल पहले बदला गया था। इसके नतीजे में कट ऑफ स्विचेस को भी तब्दील करना पड़ा होगा। एरोनॉटिकल तज्ज़ियाकार देवन फहम के मुताबिक हादसे के तनाजुर में रिपोर्ट में दी गई FAA की एडवाइजरी का हवाला मुकम्मल तौर पर गैर मुतहलका था। बहरहाल इंडिया की सिविल एविएशन ने उन तमाम फ़्लाइट ऑपरेटर्स को 21 जुलाई तक फ्यूल स्विचेस का मुआयना करने की हिदायत दी है जिन पर FAA की एडवाइजरी लागू होती है। टिम एटकिंसन के ख्याल में रिपोर्ट जानबूझकर इसलिए मुबहम रखी गई ताकि बराह रास्त कुछ कहने के बजाय हादसे की वजूहात के बारे में महज तजावीज़ देकर काम चलाया जा सके। उनका कहना है कि उन रिपोर्ट्स को इंतहाई ख़राब रिपोर्ट्स कहा जाता है जिनमें बराह रास्त कुछ कहने की बजाय बैनुस्सुतूर बात की जाए। एटकिंसन कहते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया तो इससे तफ्तीशकारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि फ्यूल स्विचेस कहाँ होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट ने टेक ऑफ के बाद के लम्हों पर फोकस किया जिनमें दिखाया गया है कि जहाज़ों के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस तेज़ी से कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल कर दिए गए। इस अमल से इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हो गई जिसके नतीजे में जहाज़ की तमाम थर्स्ट ख़त्म हो गई। ये स्विचेस कॉकपिट के सेंटर कंसोल पर इंजन थर्स्ट लेवर्स के बिल्कुल नीचे होते हैं। उनका इस्तेमाल इंजन को फ्यूल की फराहमी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ख़ास तौर पर ज़मीन पर इंजन स्टार्टअप और शटडाउन के दौरान या परवाज़ के दौरान किसी इंजन की ख़राबी की सूरत में इंजन बंद करने के लिए किया जाता है। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में स्प्रिंग से जुड़ा हुआ लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो उन्हें अपनी जगह पर कायम रखता है और गैर इरादी तौर पर हरकत से रोकता है। स्विच को रन से कट ऑफ या उसके बरक्स मुंतकिल करने से पहले इसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। एविएशन माहिर का कहना है कि पायलट फ्यूल स्विचेस को हादसाती तौर पर नहीं हिला सकता। एक बार ये स्विच हिला दिया जाए तो इसका असर फ़ौरन होता है और इंजन की ताकत ख़त्म हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के तमाम सिस्टम्स उस वक्त तक मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे जब तक कि जहाज़ ने टेक ऑफ नहीं किया था। प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।